Hello students, so I hope that you are doing well. In today's video, we will discuss the Henry Fayol principle of management. आज के इस वीडियो में हम लोग हेनरी फायल के दो प्रिंसिपल्स को स्टडी करेंगे, डिवीज़न ऑफ वर्क, अथॉरिटी एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी। और इस तरीके से ये वीडियो सीरीज़ चलेगी जिसमें हम 7 वीडियोज़ के माध्यम से टोटल 14 प्रिंसिपल्स को स्टडी करेंगे। तो आप लोग इस वीडियो को देखिए और इसमें समझाए गए कॉन्सेप्ट्स के ऊपर ध्यान दीजिए। आइए देखते हैं कि हेनरी फायल के द्वारा दिया गया जो पहला सिद्धांत है मैनेजमेंट का, वो है डिवीज़न ऑफ वर्क। व्हाट डज इट से? डिवीज़न ऑफ वर्क क्या कहता है? हम स्क्रीन पे देखते हैं। जैसा कि आप अपने स्क्रीन पे देख सकते हैं, डिवीज़न ऑफ वर्क स्पीक्स दैट द होल टास्क should be divided. Division of work, the principle of division of work, it says that the whole task should be divided into small groups, small units or tasks, and instead of assigning the whole work to one person, one task or unit of work should be assigned to one person according to the capability, qualification and experience of the person. इस प्रिंसिपल के फ़ायदे, पॉजिटिव इफ़ेक्ट्स क्या हैं? स्पेशलाइजेशन इनटू वर्क एंड इट इम्प्रूव्स द एफिशिएंसी। इफ़ वी अप्लाई द डिवीज़न ऑफ वर्क in an organization, it results in specialization of the work. Also, it results in increasing the efficiency. आप बैंक किसी ब्रांच में जब जाएंगे तो आप वहाँ देखेंगे कि कैशियर के काउंटर पे एक शख्स बैठे हुए हैं जो कि लगातार कैश काउंट करने का, यानी कि कैश लेने का और देने का काम करते हैं। वहीं दूसरे टेबल पे आप यू विल सी दैट पर्सन इज सिटिंग हु इज़ टेकिंग केयर ऑफ द चेक्स, द डिमांड ड्राफ्ट्स। वहीं एक दूसरा सेक्शन है जहाँ पे कि कस्टमर को सर्विस दी जा रही है, उनके पासबुक अपडेट्स किए जा रहे हैं, उनके और इंक्वायरीज़ और क्वेरीज़, एटीएम कार्ड्स, चेक बुक्स वगैरह को देखा जा रहा है। डिवीज़न ऑफ वर्क को समझा जा सकता है। और आमतौर पे आप किसी बैंक में जब जाएंगे, ब्रांच में, तो ब्रांच मैनेजर के साथ ही लोन्स और अकाउंट ओपनिंग और इस तरह के जो भी मामले हैं वो जुड़े हुए होते हैं। इस तरीके से एक बैंक के शाखा में आप पाएंगे कि कार्य को किस तरीके से डिवाइड उन्होंने किया हुआ है। वाई डज़ इट हैपन? ऐसा क्यों करते हैं? अगर कैश पे बैठे हुए व्यक्ति को आप साथ साथ चेक बुक, डिमांड ड्राफ्ट इशू करने की जिम्मेदारी भी सौंप दें तो हो सकता है कि उनकी कैश की काउंटिंग में कुछ गड़बड़ी आ जाए। हो सकता है कि कस्टमर्स को प्रॉपर तरीके से सर्विस ना मिल पाए। इट माइट बी दैट कस्टमर्स हैव टू वेट देयर फॉर अ लॉन्गर पीरियड ऑफ टाइम, और इसमें एफिशिएंसी बिगड़ सकती है। तो वी कैन वेरी वेल अंडरस्टैंड कि व्हेन डिवीज़न ऑफ वर्क इज़ अप्लाइड इन एन ऑर्गेनाइजेशन, it helps in improving the efficiency. Also, the person who is taking care of a particular unit in that organization, he gets specialized. और दूसरे शब्दों में ये भी समझा जाना चाहिए, यूजुअली द वर्क इज डिवाइडेड इन सच अ वे दैट द पर्सन हु इज असाइंड अ पर्टिकुलर टास्क टू डू, it is taken care that the person meets the desired level of qualification, skills and experience to perform that particular task. तो मैनेजर्स के लिए ये आसान हो जाता है कि वो कैपेबिलिटीज़, स्किल्स और एक्सपीरियंस के आधार पे कार्यों को डिवाइड करें और छोटे छोटे यूनिट्स में टास्क को डिवाइड करके पूरे ऑर्गेनाइजेशन के ऑब्जेक्टिव को अचीव करें। आई होप दैट यू अंडरस्टैंड द कंसेप्ट वेरी वेल। और इस तरीके से हम ये प्रिंसिपल फिनिश करते हैं। अब आइए हम लोग दूसरे प्रिंसिपल की तरफ पढ़ते हैं, और दूसरा प्रिंसिपल है अथॉरिटी एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी। सो लेट अस अंडरस्टैंड। प्लीज सी ऑन द स्क्रीन। एज यू कैन सी ऑन द स्क्रीन, अथॉरिटी एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी। दिस प्रिंसिपल सेज दैट अथॉरिटी, जैसा कि आप अपने स्क्रीन पे देख सकते हैं, दूसरा सिद्धांत
authority and responsibility. What is the meaning of authority? Authority means power to take decisions, निर्णय लेने की क्षमता. Responsibility means obligation to complete the job assigned on time. Responsibility का अर्थ है कि जो टास्क दिया गया है उसको समय पे पूरा करने की जिम्मेदारी. According to this principle, there must be a balance between the authority and responsibility. इस सिद्धांत के अनुसार एक बैलेंस होना चाहिए अथॉरिटी में और रिस्पॉन्सिबिलिटी में. What are the positive effects of this principle? No misuse of authority, helps in meeting responsibilities on time. तो आइए अब हम समझते हैं कि अथॉरिटी और रिस्पॉन्सिबिलिटी के बैलेंस का होना क्यों ज़रूरी है. अथॉरिटी का अर्थ क्या होता है? अथॉरिटी का अर्थ है पावर. जब किसी ऑर्गेनाइजेशन में एक व्यक्ति को कुछ अथॉरिटी दी जाती है यानी कि पावर दी जाती है, तो उस पावर के साथ इस सिद्धांत में ये बताया गया है हेनरी फायोल के द्वारा कि एक व्यक्ति को जब अथॉरिटी दी जाती है तो उसके साथ उसी के अनुसार जिम्मेदारी यानी रिस्पॉन्सिबिलिटी भी दी जानी चाहिए. और इसका उल्टा भी, यानी कि अगर किसी को कुछ जिम्मेदारियां दी गई हैं, कुछ कार्य दिए गए हैं पूरा करने के लिए, तो उस कार्य को पूरा करने के लिए उसी व्यक्ति को कुछ अथॉरिटी भी यानी कुछ पावर भी दी जानी चाहिए. पावर से यहाँ अर्थ है निर्णय लेने की क्षमता, डिसीजन मेकिंग एबिलिटी. Let us try to understand this, that the principle speaks that there should be a balance between authority and responsibility. तो इसको थोड़ा एक एग्जाम्पल से हम लोग समझने की कोशिश करते हैं. मान लीजिए कि एक फैक्ट्री है जहाँ सॉक्स, मोजे बनाए जाते हैं, जुराबे. वहाँ के प्रोडक्शन मैनेजर को इस हफ्ते कहा गया कि आपको 10% जो है अपना प्रोडक्शन बढ़ा लेना है. यानी आप हफ्ते के अगर से 1000 जुराबे बना रहे थे तो अब आप 1100 जुराबे बनाएं. ये प्रोडक्शन का टारगेट अचीव करने के लिए आप ये समझ सकते हैं कि प्रोडक्शन मैनेजर को रॉ मटेरियल मंगाना पड़ेगा और समय पे डिसीजन लेने होंगे. तो ये डिसीजन लेने की क्षमता भी उनके पास ये अथॉरिटी के रूप में दी जानी चाहिए. आई होप दैट वी आर क्लियर विद द प्रिंसिपल ऑफ अथॉरिटी एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी. मैं समझता हूँ कि इस वीडियो में हम लोगों ने दोनों चीज़ों को सीखा. हमने डिवीज़न ऑफ वर्क को सीखा और हमने साथ साथ अथॉरिटी और रिस्पॉन्सिबिलिटी इसको भी सीखा. और इस दोनों ही कॉन्सेप्ट को सीखने के बाद हम लोग अगली वीडियो में और भी कॉन्सेप्ट्स देखेंगे. So thank you students, keep studying and take care. Thank you.